सो हे गाइस, वेलकम बैक। तन्वी दिस साइड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का। द बुक नेम इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सेकंड बुक है ये, राइट। तो इसका फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यस, ये इधर मैंने चैप्टर का नेम जो पिक्चर में आपके क्लियर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो है, ठीक है। तो ये पूरी पार्लियामेंट की पिक्चर है। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे हमारे नए देश का निर्माण करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। यहाँ पर इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंट हुआ था। फ्रीडम केम विद पार्टीशन। फ्रीडम तो मिली, साथ ही पार्टीशन हो गया, हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, राइट। तो फ्रीडम तो मिली, उसकी खुशी तो थी, बट उसके साथ साथ गम भी था कि हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया। थर्ड पॉइंट है लीड टू ट्रेजिडी ऑफ वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कोई आसानी से नहीं मिली, आप देख रहे हैं पिक्चर से ही आपको क्लियर होगा। और एक मूवी, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ बच्चों को, ताकि वो एक एक इमेजिनरी हमारे माइंड में बैठी रहे कि हम लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या चैप्टर को समझें तो वो बहुत इजीली हमें समझ आ जाए। सो एक गदर मूवी एक थी, उसमें भी एक इस तरीके से थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो कितना वायलेंस हुआ था। बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना भी पड़ा था। यस, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है। तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत मारा काटी हुई, ठीक है। किस तरीके से आप देखिए कि पिक्चर में क्लियर है। फर्स्ट जो पिक्चर है, बहुत सारे जो हिंदूज थे उनको देश छोड़ना पड़ा, बहुत सारे मुस्लिम्स को छोड़ना पड़ा, और जहाँ जिसको सहूलियत लगी, जिसको जहाँ जाना था वहाँ पर वो लोग चले गए, मतलब पाकिस्तान में चले गए, और अगर जिनको हिंदुस्तान में रहना था वो हिंदुस्तान में रह गए। तो फर्स्ट जो टॉपिक था चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। उसके बाद आता है थ्री चैलेंजेस। किस तरीके से थ्री चैलेंजेस जो थे वो फेस करने पड़े। तो चैलेंजेस में भी थ्री चैलेंजेस हैं, राइट। तो फर्स्ट चैलेंज आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी फर्स्ट पॉइंट आता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेकंड आता है एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, एंड द थर्ड वन इज इक्वल डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताऊंगी कि इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा डाइवर्स होने के बावजूद भी हमारा देश एकजुट रहा, राइट। ह्यूज साइज एंड वास्ट डाइवर्सिटी, डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखिए यहाँ पर ये क्लियर होगा, यहाँ मैं पॉइंट्स आपको रीड करके बता रही हूँ, ठीक है। कर्सर ये जो मेरा पॉइंट है मैं इससे बता रही हूँ। सो ह्यूज साइज एंड वास्ट डाइवर्सिटी, आप ये जानते ही हैं कि हमारे देश बहुत बड़ा पॉपुलेशन को रखता है। इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया की है, और यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड रिलीजन्स, ठीक है। ये भी आप जानते ही हैं कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। बंगाल के लोग मोस्ट प्रोबेबली बंगाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, ऐसे ही कर्नाटका के लोग कन्नड़ बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस, कल्चर और रिलीजन्स भी डिफरेंट है। और सोचिए कितना बड़ा हमारा देश है, हमारा देश इतना बड़ा है कि इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वो एकजुट है, राइट। सो थर्ड पॉइंट आता है ग्रेट चैलेंजेस टू एस्टैब्लिश यूनिटी अमंग ऑल।
अब यही बात आती है कि इतने बड़े देश में जब हमारा देश आज़ाद होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाते हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि उस देश के अंदर उन लोगों को भी एक यूनाइट रखना, ठीक है, उन सबको एकजुट रखना, तो ये बहुत बड़ा टास्क था। सेकेंड पॉइंट आता है एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, नीड टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाना। सिर्फ मोनार्की सिस्टम ही नहीं चल सकता था। हमें ब्रिटिशर्स से हम आज़ाद हुए तो हमें मोनार्की सिस्टम भी ख़त्म हुआ, तो हम ये चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद तो हो, साथ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, ठीक है। मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डेमोक्रेटिक बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब ऐसे ही नहीं कि मुंह से बोल दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। और आप ये सोचिए ना कि इतने टाइम से देश हमारा गुलाम था, ठीक है, तो उसको एक डेमोक्रेटिकली बिहेवियर में लाना, उसको उस तरीके से सोचना, काम करवाना, मतलब लोगों की थिंकिंग को भी चेंज करना, ठीक है, कि आपको किस तरीके से गवर्नमेंट कैसे होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे होती है, कैसे रूल करना होता है, कि लोगों को हमारी बातों को सुनना भी होता है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, जनता क्या चाहती है, उनका वेलफेयर करना भी होता है। तो उस तरीके से लोगों को भी तो, उनके कॉन्फिडेंस को भी तो बिल्डअप करना था, साथ में रहना भी था, सारे देश को एक साथ रहना था, उनके लोगों को एक साथ रहना था। ऐसा नहीं था, ठीक है, कि पार्टीशन हो गया तो अपनी अपनी मर्जी का सब करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो देश को यूनाइट करना सबसे टफेस्ट टास्क था। नेक्स्ट आता है इक्वल डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर, पूरी सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई वेलफेयर होना चाहिए सबका, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो हैं किसी समाज को या किसी कम्युनिटी को तो आप अप रखेंगे और दूसरे को डाउन रखेंगे, तो ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा करना ही नहीं था, नहीं तो लोगों के मन में कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो एंश्योर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। अगर हमने डेवलपमेंट करना है तो सारी सोसाइटी का करना है, ठीक है। वही मैंने अभी बोला कि किसी ब्राह्मण का या किसी भी पर्टिकुलर जो भी 4 वर्णा सिस्टम था उसी का नहीं करना था, ठीक है। भाई वर्णा सिस्टम में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिंगल एक ही का करना था, ऐसा नहीं था, सभी का वेलफेयर करना था। कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल था इक्वालिटी का, उसी के अकॉर्डिंग चलना था अपने को, ठीक है, कि इक्वालिटी ही प्रीफर करना है, कि सभी को एक समान क्या दिया जाएगा, सभी को एक समान ही समझा जाएगा, किसके नज़रिए में, लॉ के नज़रिए में, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस कल्चर कम्युनिटीज़, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक। स्पेशल प्रोटेक्शन किसके लिए होगा भाई, ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजियस को हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और दूसरे को डिसएडवांटेज करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, सभी के लिए इक्वल होगा, ठीक है। जॉब्स निकलेंगी तो सभी के लिए होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लागू या कोई भी लॉ या रूल्स रेगुलेशंस लागू होंगे तो सबके ऊपर होंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है 3 चैलेंजेस। नेक्स्ट आता है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, हाँ, तो इसके अंदर क्या था कि कैसे पार्टीशन होता है। ऑन 14th and 15th August 1947, right, 2 nation states came into existence, India and Pakistan। 14 और 15 अगस्त 1947 मतलब 1947 को क्या होता है कि 2 स्टेट, हमारे 2 नेशन बन जाते हैं, ठीक है, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया, राइट। द 2 नेशन थियोरी वाज एडवांस बाय द मुस्लिम लीग। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग के थ्रू 2 नेशन थियोरी बनाई गई, ठीक है। द थियोरी क्लेम्ड इंडिया कंसिस्टेड ऑफ 2 पीपल, राइट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। यहाँ पर 2 तरीके का बोला गया, एक हिंदूज और एक मुस्लिम्स, 2 कम्युनिटी अलग अलग कर दी गई,
दिस थ्योरी डिमांडेड पाकिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पर ये डिमांड रखी गई कि जो मुस्लिम्स हैं सारे वो पाकिस्तान में ही जाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, ठीक है, उनके लिए एक अलग नेशन होगा। तो ये सब किसने किया? ये सब जो चाहते थे, ये मुस्लिम कम्युनिटी चाहती थी और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो चाहते थे, राइट। तो यहाँ पर इस लोगों का क्या हुआ? पार्टीशन हुआ, पार्टीशन हुआ, लोग वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए, जिनको मैंने जैसे पहले बताया कि जिनको जहाँ रहना था वो वहाँ चले गए, ठीक है, जिनको हिंदुस्तान में रहना था वो वहाँ रह गए और जिनको पाकिस्तान में जाना था वो वहाँ चले गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। यहाँ पर क्या प्रोसेस रहा पार्टीशन का, कैसे हमारा जो देश में बंटवारा हुआ वो किस तरीके से रहा, क्या प्रोसेस रहा। रिलीजियस मेजॉरिटी वॉज मेड द बेसिस ऑफ पार्टीशन, ठीक है, रिलीजियस बेसिस पर हुआ, जहाँ पर जैसे मेजॉरिटी जिस रिलीजन की मेजॉरिटी ज़्यादा थी उस बेसिस पर पार्टीशन हुआ। एरिया विद द मुस्लिम मेजॉरिटी बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जितना एरिया मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी का था वो एरिया पाकिस्तान में चला गया। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ जैसे इंडिया के मैप में कि ये एरिया जो है ये पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि ये एरिया जो था यहाँ मुस्लिम्स कम्युनिटी ज़्यादा थी, राइट। तो इंडिया के मैप में भी मैं यहाँ बैक में मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। सो एरिया विद द मुस्लिम मेजॉरिटी बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो एरिया पाकिस्तान का पार्ट बन गया। द रेस्ट ऑफ द एरिया रिमेन्ड विद इंडिया, और जो ये एरिया था ये पोर्शन इंडिया में ही रह गया, इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। सो आप इधर पिक्चर देख सकते हैं बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन। मैंने बड़ा इसको सारे टॉपिक्स क्लियर भी किया और एक ही इसको फ्रेम में मैंने आपके लिए एक कंसीडर किया कि हाँ जी आप एक ही वीडियो में, एक ही पिक्चर में ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर पार्टीशन जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम, मतलब ब्रिटिश इंडिया था या जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया था वो किस तरीके से था पूरा, और किस तरीके से ये आफ्टर पार्टीशन जो हमारा जो पार्टीशन हुआ वो आफ्टर पार्टीशन हमारे जो इंडिया की मैप है, इंडिया का मैप है वो किस तरीके से बना। देखिए ईस्ट पाकिस्तान भी है यहाँ पर और ये वेस्ट पाकिस्तान भी है, राइट। यहाँ ईस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश जिसे बोलेंगे अब, ठीक है, और इधर हमारा वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया से जो दोनों पार्ट टूटे, जो अलग हुए, ये ईस्ट पाकिस्तान पहले ईस्ट पाकिस्तान का ही नाम था, बाद में 1971 के अंदर बाद में बांग्लादेश बना, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान ही था, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीचे इसके नीचे मेजर प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस, ठीक है। देखिए मेजर प्रॉब्लम्स प्रोसेस के टाइम पर क्या मेजर प्रॉब्लम हुई। फर्स्ट पॉइंट आता है टू मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। मैंने बताया जैसे कि टू मुस्लिम जो मेजॉरिटी थी, मुस्लिम्स जहां ज्यादा थे उस एरिया को, वन एरिया द वेस्ट एंड द वन एरिया इज द ईस्ट, ठीक है। वेस्ट एरिया और जो ईस्ट एरिया था, ठीक है, ये एरिया जो थे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी तो इनको पाकिस्तान का पार्ट बना दिया गया। पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। द सेकेंड पॉइंट ऑपोजिशन टू द टू नेशन थ्योरी। ये क्वेश्चन भी है आपका इस चैप्टर का, टू नेशन थ्योरी, ठीक है। तो किस किसने ऑपोजिशन किया, मैंने अभी बताया ऑपोजिशन मतलब उसके अगेंस्ट गए। कौन कौन गए? खान अब्दुल गफ्फर खान, ये कौन थे? ये लीडर थे NWFP के, ठीक है। इन्होंने जो खान अब्दुल गफ्फर खान थे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन है, इनके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ में पढ़ेंगे, डेप्थ में मैं इनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो खान अब्दुल गफ्फर खान जो थे, इन्होंने आवाज़ उठाई, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग ना किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिफ्यूकेशन ऑफ प्रोविंसेस। Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal had very large area with the non-Muslim were in majority. यहाँ पर आप देखिए कि जो पंजाब और बंगाल थे सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने सरवाइव किया, जिनको प्रॉब्लम हुई, वो दो स्टेट हमारी थी, पंजाब और बंगाल, क्योंकि ये बाउंड्री सटी हुई थी किससे?
ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से, ठीक है, इनका एरिया सबसे ज़्यादा सटा हुआ था। और यहाँ पर इवन आप ये भी नहीं जानते होंगे कि 80% जो हमारा पंजाब था, ठीक है, जहाँ से हमें इतनी हमारी फर्टाइल सॉइल थी, यहाँ पर जितना हमारी क्रॉपिंग होती थी अच्छी, ये सारा का सारा एरिया, मतलब 80% एरिया पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। और बंगाल का भी जितना काफ़ी हद तक जो एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ दो एरिया बहुत सफ़र किए, पंजाब और बंगाल। यहाँ पर जो लोग थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, वो चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, प्रोसेस पार्टीशन का ये था। तो आज हम लोगों ने ये पॉइंट्स कवर किए, हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि चैलेंजेस क्या थे, 3 चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़े, बड़े शॉर्ट और बड़े इजीली मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर के मिलेंगे। आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।